हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब मेरे भाइयों। तो आज की क्लास के लिए रेडी हैं आप सभी दोस्त। जल्दी से अपनी प्रेजेंट लगा दो सभी दोस्त, और अपनी क्लास जो है वो अपनी जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे। सभी दोस्त जुट जाइए एक बार, और मेरे को इतना बता दीजिए कि वॉइस वगैरह जो है वो क्लियर आ रही है कि नहीं। ठीक है, अगर वॉइस वगैरह ओके है, सब नेटवर्क इशू नहीं है, तो हम अपनी क्लास जो है वो आज की स्टार्ट करेंगे। ओके 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 ओके, तो हो चुके हैं, हम लाइव हो चुके हैं। ठीक है, चलिए। तो भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बिलाल जुड़ चुके हैं, शिवालय जुड़ चुके हैं, शिवालय गुप्ता और चेमयुंग मनीष। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए, मोस्ट वेलकम है आप सभी दोस्तों का। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन की, जैसे आपको मालूम है सभी दोस्तों को, सीरीज़ चल रही है अपनी कितनी, कौन सी सीरीज़, सुपर 20। ठीक है, तो सुपर 20 क्वेश्चंस जो है मेरे भाई आपको आपके एग्जाम्स तक हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपकी जेके जीएस की जो जिम्मेदारी है वो अपने हमने कंधों पे ली हुई है। ठीक है, और उसको हम पूरा भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कुछ भाई मेरे इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और हिंदी वाले जो भाई हैं वो हिंदी से भी पढ़ सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, साथ साथ में अपने आंसर्स जो हैं वो देते जाएं। तो पूछा गया है आर्टिकल नंबर 51A के अंडर जो है वो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। तो कॉमन सी बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ उतनी ही होंगी जितनी हैं एक्चुअल में। ठीक है, एक ही आर्टिकल के अंडर सारी आएंगी। तो टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है भाई, टोटल हैं 11। 11 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन अगर बनता है तो पूछा जा सकता है कौन से पार्ट में जो है वो आती हैं। तो पार्ट नंबर 4A में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी आती हैं। और इसके रिलेटेड रिकमेंडेशन आती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो किसकी रिकमेंडेशन पे जो है वो बनाई गई थी। तो किसकी रिकमेंडेशन पे, सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह। साथ साथ में सभी मेरे दोस्त ट्राई करेंगे कि नोट्स जो है मेरे भाइयों बनाते जाएं, क्योंकि ये हम अपनी सीरीज़ लेके जाएंगे कंटिन्यू आपके एग्जाम्स तक, और ये रिपीट नहीं होंगे क्वेश्चंस, ये बात का याद रखिएगा। ठीक है, तो बेटर है कि अगर आप नोट्स बनाते जा रहे हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शंस रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। इनमें से कौन सा जो है एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है। प्रेसिपिटेशन क्या होती है, देखिए कोई भी चीज़ आसमान से गिरती है, लिक्विड फॉर्म में गिरती है। ठीक है, उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। लिक्विड नहीं, सॉलिड भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम, मतलब आप कह सकते हैं कि रेन की फॉर्म में। ठीक है, मेन वर्ड यहाँ पे हम प्रेसिपिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं रेन। ठीक है, तो रेन की फॉर्म में जो चीज़ गिरती है उसे हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन। तो इन ऑप्शंस में से बताइए, हेल, बाला, फॉग या फिर हेज, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ट्राई कीजिए मेरे भाइयों, आंसर्स देते जाएं आप सभी कमेंट बॉक्स में धीरे धीरे साथ साथ में। ठीक है, चलिए। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है बिल्कुल सही रहेगा, हेल्स। हेल क्या होते हैं मेरे भाई, ओले। ओले आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, आइस के छोटे छोटे क्यूब राउंड जैसे बने होते हैं। ठीक है, ओले बोलते हैं नॉर्मली। तो ओले जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि भाला जो है ये तो एक अलग ही बढ़ जाएगा। फॉग जो है ना, फॉग क्या होता है, एक स्मोक होता है एक टाइप का। ठीक है, वो नीचे नहीं गिरता, वो आसमान में ही रहता है। हेज जो है ये क्या होती है, ये भी एक टाइप की डस्ट होती है, या स्मोक कह सकते हैं आप इसको भी, ये रहता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये उसकी कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाइयों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अभी एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर स्टार्टिंग्स में आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मेरी बात एक ध्यान से सुन लीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं घबराने की कोई बात नहीं है। बस इतना याद रखो कि अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों, सीख रहे हैं। जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, जो क्वेश्चंस हम एक बार पढ़ लेंगे, अगर उसके बाद नहीं आएंगे तो फिर हमें निराश होने की जो है वो ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने पढ़ी हुई चीज़ हमें नहीं आ रही है। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the synthesized molecule released during cellular रेस्पिरेशन पूछा गया। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, जो रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं मॉलिक्यूल्स, उन्हें हम जो है वो किस फॉर्म में जानते हैं या किस नाम से जानते हैं। ऑप्शंस सभी क्वेश्चन में आपको दिए रहेंगे, अभी आपकी ड्यूटी है कि आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए। एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट,
नाम लिख लीजिए, ये किसका नाम है पूरा, एटीपी का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है। तो एटीपी जो है ये क्या करता है, ये प्रोसेस करता है माइटोकॉन्ड्रिया, किसी किसी भी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जो है प्रोसेस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है मेरे भाइयों, क्वेश्चन बन सकता है माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या क्या बोलेंगे इसके, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द इंटर्म गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। 1946 की बात की गई है, उस टाइम पे इंटर्म गवर्नमेंट के हमारे डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो उस टाइम पे कौन थे। बहुत बढ़िया, सभी दोस्त ट्राई करेंगे आंसर देने का साथ साथ में। तो बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर बी इसमें मेरे भाई बिल्कुल ठीक रहेगा। रिव्यू वगैरह जो है मेरे भाइयों, क्लास जैसे ही खत्म होगी आप सभी को रिव्यू वगैरह देते हुए जाइएगा क्लास का, ठीक है, कि कैसी लग रही है। क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस की गारंटी मैं लेता हूँ, क्वेश्चंस आपको एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस के टेंशन मत लीजिए, बस आप रिव्यू दीजिएगा कि क्लास समझ आ रही है कि नहीं आ रही। क्लियर। चलिए, तो सरदार बलदेव सिंह जो है उस टाइम के कौन थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर भी याद रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। राइटिंग वगैरह समझ आ रही है ना मेरी भाई, इतनी गंदी तो नहीं लग रही कि समझ ही ना आए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन एरिया इन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया जो है वहाँ का पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा एरिया जो है वो कौन सी रिवर का है, सबसे बड़ा। पेनिनसुलर एरिया पता है ना आप सभी को भाई कौन सा है, ठीक है। मेरे यार चलो ट्राई करता हूँ थोड़ा सा बनाने का, बट ज़्यादा अच्छा नहीं है। चलिए ये मान लीजिए, आप गैस कर लो कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है। और इसमें ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये एरिया है पेनिनसुलर एरिया, जो कि किससे बना है, लावा के फॉर्मेशन से, लावा से बना हुआ है। इसके पीछे का प्रूफ क्या कि सर लावा से ही बना हुआ है, यहाँ की ब्लैक सॉइल है। कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल किसके लिए यूज़फुल है, कॉटन के लिए यूज़फुल है। कॉटन जो है ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छा होता है, अच्छे लेवल पे होता है, ठीक है। क्लियर। तो चलिए अब बात करते हैं हम उस रिवर की। तो रिवर कौन सी रहेगी मेरे भाइयों, तो गोदावरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, जो कि कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है। क्लियर है। नासिक कहाँ पे आ जाएगा, महाराष्ट्र में आ जाएगा। महाराष्ट्र की लोकेशन की बात कर ली जाए तो ये रही महाराष्ट्र की लोकेशन। क्लियर है। चलिए किसी भाई को कोई अगर डाउट वगैरह रह जाए ना तो वो बता दीजिएगा, लाइव में हो सके तो ऐसे बता दीजिए, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, वहाँ पे भी आपका जो है वो डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया, ऑल सिंथेटिक फाइबर्स यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम। जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, पेट्रोलियम का यूज़ करके जिन्हें प्रिपेयर किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल नाम से जितने भी आप कह सकते हैं फाइबर्स को हम बनाते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम का यूज़ करके, उन सभी को जो है वो पेट्रोकेमिकल कहा जाता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरे भाई बिल्कुल सही होता हुआ दिखेगा, पेट्रोकेमिकल, ठीक है। जो भी केमिकल है मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें पेट्रोकेमिकल कहते हैं। और इन्हें मेनली जो है मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक्स में कौन आते हैं, जैसे कि नायलॉन हो गया और साथ में एक्रिलिन हो गया, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हु वॉज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। वाइट रेवोल्यूशन के पिता जो हैं, वाइट रेवोल्यूशन के सफ़ेद क्रांति के जनक जो है मेरे भाई, किसे कहा जाता है। दो क्वेश्चन बनेंगे, एक बनेगा वाइट रेवोल्यूशन पे और एक बनेगा ग्रीन रेवोल्यूशन पे, तो दोनों जो है वो आपको कवर करवाता हुआ चलूंगा। तो वाइट रेवोल्यूशन की बात की जाए तो वर्गीस कुरियन जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर रहेगा, जो कि किसके रिलेटेड थी वाइट रेवोल्यूशन मेरे भाइयों, तो मिल्क के रिलेटेड थी। तो एम एस स्वामीनाथन जो हैं ये फादर आएंगे किसके, ग्रीन रेवोल्यूशन के। किसके, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर आएंगे। इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, HYV हाई याइल्ड वैरायटी सीड्स जो हैं इनका यूज़ करने लगे थे, जो कि स्पेशली किस में किया था, वीट में किया था। वीट क्या होता है मेरे भाई, गेहूं जो है, गेहूं में किया गया था, जिससे उत्पादन अच्छे लेवल पे बढ़ सका था हमारा।
क्लियर। और एक और नाम देखिए बीच में, जो साउथ के बच्चे हैं ना, अगर उनकी साइड का पेपर होगा तो उनमें ये क्वेश्चन आ सकता है, चिदम्बरम सुब्रमण्यम जो है इनके ऊपर आ सकता है कि ये जो है किस नाम से जाने जाते हैं। तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम जो है मेरे भाइयों, इन्हें जाना जाता है तमिलनाडु के, कहा जाता है इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तमिलनाडु के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर है मेरे भाई, किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। क्लियर, डाउट जो है वो आपके मैं क्लियर करूंगा। ये कमेंट क्यों डिलीट कर रहे हो भाई? कमेंट्स करके मेरे को बताइए ज़रा, क्या आंसर गलत आ रहे हैं आपके? कोई बात नहीं यार, आ रहे हैं तो आने दो, ठीक है। शेख, शेख हो गया, चेमयुंग, बिलाल, कोई बात नहीं, आ रहे हैं गलत आने दो, उसमें क्या यार, कुछ नहीं होता, ठीक है, डिलीट मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी लोकेटेड इन ब्रिटिश इंडिया? थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, जो है उसका ब्रिटिश इंडिया के दौरान मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर मेरे भाई कहाँ था? क्लियर, उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ था? अगर तो कांस्टेबल का पेपर आएगा, ठीक है, तो कांस्टेबल के पेपर में ऐसे ऑप्शंस रहेंगे, तो हम आंसर करेंगे क्या, मद्रास कर लेंगे। अगर मान लो कांस्टेबल के ऊपर लेवल का पेपर आ गया थोड़ा, अगर आप किसी ऊपर लेवल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जब ये आएगा ना, तो उसमें मद्रास की जगह पता क्या आएगा? मद्रास की जगह उस जगह का नाम आएगा, अद्यार करके उस जगह का नाम है, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ती है? मद्रास में पड़ती है। क्लियर, तो ये है कहाँ पे अभी करंटली, जो है करंटली कहाँ पे है? चेन्नई में। क्लियर, करंटली कहाँ पे है मेरे भाई? चेन्नई में, ठीक है। और अगर बात कर ली जाए इसकी फाउंडेशन की, अगर इसकी बात की जाए, फाउंडेशन की बात की जाए, तो 1875 जो है मेरे भाई बिल्कुल सही टाइम पीरियड रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया, बाजिद पठान, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following in humans remove the excretory substance in the form of soluble nitrogen compound? excretory कौन से होते हैं सब्सटेंस जिन्हें हम बाहर निकालते हैं? आप एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं मलमूत्र, ठीक है। ह्यूमन में से रिमूव की बात की गई है, तो उन्हें जो है वो क्या कहा जाएगा? सॉरी, नाइट्रोजन जो है वो इन्होंने पूछा है कि कहाँ पे होते हैं, ठीक है, कहाँ से वो हटाए जाएंगे। तो किडनी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा हमारा, किडनी। बट किडनी आप कहोगे कि सर आप तो हमें पागल बना रहे हो, किडनी तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। आप कहोगे सर किडनी तो ऑप्शन में नहीं है, बट एक दूसरा नाम भी है जो कि किडनी में होता है, वो क्या होता है मेरे भाई? नेफ्रॉन्स, ठीक है, नेफ्रॉन इन दी किडनी, ठीक है, नेफ्रॉन होता है जो किडनी में, उसके द्वारा। और ये किस फॉर्म में निकलता है मेरे भाई? इन द फॉर्म ऑफ, देखिए अगर कुछ लिख नहीं रहा हूँ तो वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ में नोट्स बना लीजिए मेरे भाई, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में फ्री होके जो है तब नोट बना लीजिएगा, ठीक है। बट कीजिएगा ज़रूर यार, आपके लिए बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रहेगा, रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा मेरे भाई। एक बार जॉब लग जाएगी सब बदल जाएगा, थोड़े दिन है, कर लो मेहनत, ठीक है। नेफ्रॉन्स में होता है, नेफ्रॉन कहाँ आएगा? किडनी में आएगा। और किस फॉर्म में निकलता है? यूरिया एंड एमोनिया जो है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड? एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, देखो हम क्या करते हैं पढ़ते दौरान ना, मान लो कि मैंने अभी पूछ लिया कि किस टाइप का कह दूँ, कुछ भी कह लो, एक हाईएस्ट माउंटेन पूछ लिया मैंने, क्वेश्चन में पूछ लिया हाईएस्ट माउंटेन बताओ, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन बताओ। और आप सभी को पता है कि हिमालय जो है वो सबसे ऊंचा है, बट मान लो मैंने ऑप्शन में जो है वो हिमालय दिया ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में जो है एग्जामिनर है उसने हिमालय दिया ही नहीं है, उसने जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है वो दे दिया। मान लो उसने K2 दे दिया है ऑप्शन में, ठीक है, अरावली हिल्स दे दी, शिवालिक हिल दे दी, उदयगिरी हिल्स दे दी, ठीक है, ये दे दिया। अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं ये तो क्वेश्चन गलत है, एग्जामिनर ने तो इसमें क्या किया है, एग्जामिनर ने इसने हिमालय तो दिया ही नहीं है, जबकि हिमालय आएगा। बट मेरे भाइयों वहाँ पे आपको क्या करना है, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से देखिए इन चार में से हाईएस्ट जो है वो कौन सा है। अगर तो ऑप्शन नंबर ए है तो ऑप्शन नंबर ए के साथ टिक करके आ जाइए, ये मत सोचिए कि ये गलत है, इसका हमें प्लस मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड वाली जगह जो है देश में कौन सी है। वर्ल्ड में पूछा गया, यहाँ पे वर्ल्ड में, संसार में। क्लियर? तो क्या आंसर रहेगा हमारा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मेरे भाई? जल्दी से आंसर आने दें सभी दोस्त। बहुत बढ़िया, तो चाइना जो है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, चाइना जो है बिल्कुल सही। चाइना में कौन सी जगह है?
तुरपन करके एक जगह है जिसका सबसे हाईएस्ट जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के करीब। बट सबसे ज़्यादा जो है वर्ल्ड में, एक्चुअल बता रहा हूँ, एक्चुअल जो है वो कहाँ हुआ है, यूएसए में। ठीक है, यूएसए में कितना है, 56 डिग्री प्लस जो है प्लस सेल्सियस जो है वो यूएसए में रिकॉर्ड किया गया। बट मैंने यूएसए क्यों नहीं बोला, क्योंकि ऑप्शन में यूएसए नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चाइना। अब बोलोगे ये हुई ना सर बात, ठीक है ना, तो चाइना जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर इनकेस यूएसए दिख जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिख जाता है, तो मेरे भाई वो आप इसके साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास कैसी लग रही है, एक बार सभी दोस्त लाइक वगैरह करके बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेली अपने आप ने मुझे 30 से 40 मिनट देने हैं, दैट्स इट। आपके एग्ज़ाम तक आपकी जीके की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। विच वन इज़ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ मिनोरिटीज़। मिनोरिटीज़ जो होते हैं, अल्पसंख्यक लोग जिन्हें हम कहते हैं, मिनोरिटीज़ में एक्चुअल होता क्या है, ठीक है। मिनोरिटीज़ देखो, अब मान लो ये एक बड़ा सा कुछ एक जगह है, एक गांव है, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप के लोग हैं, 3 टाइप के लोग हैं, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं इस गांव में, टोटल हैं 40 लोग, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ए टाइप के लोग जो हैं वो कितने हैं, 20 हैं, ठीक है। बी टाइप के लोग जो हैं वो कितने हैं, बी टाइप के लोग आ जाएंगे 15 आ जाएंगे, और सी टाइप के लोग जो हैं वो कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। अब ये जो 5 लोग हैं ना सी टाइप के, ये इन सब में से कम हैं, तो ये जो सी टाइप के लोग हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, माइनॉरिटीज़ कहेंगे, ठीक है। एक जगह में जो लोग कम होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, उन्हें हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं। तो बात यहाँ की गई है इन लोगों की, टाइप सी के जो लोग हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए मेरे भाइयों कौन सा आर्टिकल जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो 2 आर्टिकल्स जो है वो मेनली यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो आ गया हमारा 29 एंड इसके साथ साथ आप लिख लीजिए 30। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये 2 आर्टिकल हैं जो मिनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा। चलिए बाकी के आर्टिकल्स भी देख लेते हैं जो साथ में दिए हुए हैं। आर्टिकल 26 दिया हुआ है, ये क्या करता है, मान लो आपका कोई भी धर्म है, ठीक है, आप ए धर्म से हो, आपका धर्म है जो वो है ए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ये आर्टिकल 26 के अंडर उस धर्म में, उस धर्म के लिए आप कोई भी संस्थान खोल सकते हो, उसके लिए इंस्टीट्यूट बना सकते हो। मान लो आपके धर्म में ऐसे करके घर बनाते हैं, तो आप अपने धर्म के लिए ये घर बना सकते हो। मान लो चैरिटी के लिए भी आप कुछ बना सकते हो। तो ये इसकी आज़ादी जो है वो हमें क्या देता है, कौन देता है, आर्टिकल नंबर 26। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो पीछे करके जल्दी से देख लो, सुन लो, डेफिनेटली समझ आएगा, ठीक है। तो इन तरह से जो है क्वेश्चंस को याद कीजिए। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 24 की। तो आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है मेरे भाइयों, कि 14 साल से कम, 14 ईयर्स से बिलो के जो बच्चे हैं उनको काम पे नहीं जाएंगे, ठीक है, उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। स्पेशली कौन से, माइंस के काम हो गए, ठीक है। इस टाइप के जो काम है जिनसे हेल्थ के रिलेटेड जो है मेरे भाई नुकसान हो सकता है, या कोई भी टाइप का कह सकते हैं। 14 ईयर्स तक जो है एजुकेशन कंपलसरी है, क्या है, एजुकेशन कंपलसरी है। तो 14 साल के बच्चों का अगर काम करवाया जाता है तो वो चाइल्ड लेबर के अंडर आएगा। क्लियर, चलिए एक और आर्टिकल बच गया हमारा, आर्टिकल नंबर 17 बच गया। तो ये है अनटचेबिलिटी का, अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत जिसे हम नॉर्मली कहते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहेगा, छुआछूत। अगर कोई व्यक्ति कहता है ये गांव है, ये ए गांव के, यहाँ पे 50 लोग हैं, बी टाइप के जो हैं वो 10 लोग हैं, 50 वाले कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम बड़े लोग हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारी संख्या ज़्यादा है, तुम जो है तुम हमारे यहाँ से कुछ काम नहीं कर सकते, हमारे यहाँ का पानी नहीं पी सकते, ऐसा वैसा। तो ये जो है आर्टिकल नंबर 17 ये उस चीज़ से हमारी रक्षा करेगा, हमारी प्रोटेक्शन करेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे मेरे भाई उस सभी को, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाएगा किसी भाई को तो वो भी बता सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पुर्तगीज एक्सप्लोरर हु डिस्कवर्ड द न्यू सी रूट। देखो जब भी बात आती है समुद्री रास्तों की तो नाम एक जो है आप सभी ने भली भांति जो है वो जानते होंगे और अच्छे से उस नाम से सभी दोस्त वाकिफ भी होंगे। वो नाम क्या है, वास्को डा गामा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, समुद्री रास्तों की जो है सबसे पहले खोज जो है किसने की थी, तो वो था वास्को डी गामा, जो कि कौन था, पुर्तगीज था, पुर्तगाल से आया हुआ था,
क्लियर है। और सन की बात कर ली जाए तो 1498 जो है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, कौन सा, 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट अ मिनट, ये क्या हो गया। ओके, तो बैक टू स्क्रीन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन अ कंट्री ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल अटैक और आर्म्ड रिवेलियन। उस सिचुएशन को, उस इमरजेंसी को हम क्या कहेंगे जिसमें कि कंट्री में युद्ध चल रहा हो, एक्सटर्नल अटैक मतलब पड़ोसी देश या कोई दूसरे देश जो है वो हमला कर रहे हो, आर्म्ड रिवेलियन चल रहा हो, तो वो कौन सी जो है इमरजेंसी आएगी। टोटली जो है मेरे भाई वो 3 टाइप्स की इमरजेंसी जो है वो लगती हैं। चलिए लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल 352, फिर दूसरे नंबर आर्टिकल 356 और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आर्टिकल नंबर 360। ये 3 जो हैं चेमजोंग, बिल्कुल सही मेरे भाई, बहुत बढ़िया। 3 जो हैं ये आएंगे इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 352 जो है ये क्या कहता है, ये कहता है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल नंबर 356 क्या कहता है, ये कहता है प्रेसिडेंशियल रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। और आर्टिकल 360 क्या कहता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर है, यहाँ तक ठीक है। तो ये जो स्टेट इमरजेंसी है ना, या प्रेसिडेंशियल रूल है, ये कैसे लगता है, ऑन रिकमेंडेशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, क्योंकि स्टेट का हेड कौन होता है मेरे भाई, तो गवर्नर होता है, ठीक है। देखो, जब मान लो कि आर्थिक तंगी आ जाएगी, फाइनेंशियल पैसे के रिलेटेड आ जाएगी, तो लगेगा आर्टिकल नंबर 360, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है। मान लो कि कोई स्टेट है, वहाँ पे बहुत दंगे हो रहे हैं, जो वहाँ का सीएम है, गवर्नर है, उनसे संभाला नहीं जा रहा है, हद से चीज़ें बाहर हो गई हैं, तो वहाँ पे लगेगा आर्टिकल नंबर 356। और जब लड़ाई हो गई, मान लो कि इंडिया की, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, किसी के साथ भी युद्ध हो जाता है, बाहर के किसी देश के साथ लड़ाई हो जाती है, सब दंगे फसाद हो रहे हैं, ठीक है, जैसे रशिया का चल रहा था अभी, ठीक है, ईरान इराक का चल रहा था, वैसा कुछ हो जाता है, तो आर्टिकल 352 जो है वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद कर लीजिएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following is known as the architect of Indian economy? देखिए, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन आता है, इंडियन आता है, बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे 2-3 नाम आएंगे, बट यहाँ पे इकोनॉमी जो शब्द आगे दिया हुआ है, यहाँ से जो है आपके जो डाउट कह सकते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब बात कर ली जाए आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, तो मोक्षा गुंदम, ठीक है, मोक्षा गुंदम जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर सिंपल पूछा हो आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, तो हमारा आंसर क्या रहेगा मेरे भाई, जवाहरलाल नेहरू। अगर सिंपल आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया पूछा होगा, ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूछा होगा तो मोक्षगुंडम रहेंगे। अगर इसके सिवा पूछ लिया जाए आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग पूछ लिया जाए, कौन सा, आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। यार राइटिंग का मेरा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इतनी पहचान में पता नहीं आपको आती होगी कि नहीं, बट चलो टाइम के साथ साथ जो है वो मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो अगर पूछ ले जाए आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, तो पीसी महालनोबिस, महालनोबिस बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आपको मैंने 5 ईयर प्लान के करवाए थे, उसमें बताओ मेरे को महालनोबिस प्लान जो है वो कौन से 5 ईयर में आया था, जल्दी से बता दो। तो सेकंड 5 ईयर प्लान, कौन सा, सेकंड 5 ईयर प्लान में जो है महालनोबिस प्लान लगा था। क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ में, या फिर नोट डाउन करते जाया करो मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फाइनेंस कमीशन एज मेंशन इन आर्टिकल 280। आर्टिकल नंबर 280 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस कमीशन का जो नेचर है वो कैसा बताया गया है, ठीक है। एक चीज़ देखो, फाइनेंस कमीशन के अंडर क्या था कि 2 जगह में पावर जो है वो डिवाइड होती है, सेंटर में भी रहती है और स्टेट में भी रहती है। यहाँ पे सेंटर स्टेट में पावर डिवाइड हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्वासी, ठीक है। तो क्वासी जुडिशियल जो है ये बॉडी रहेगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स रिक्वायर्ड अ नेट। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है यार, बताओ जल्दी से आंसर दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में
जल्दी से। इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा खेल है जिसमें नेट का ज़रूरत होता है, नेट की ज़रूरत होती है। नेट क्या होता है, मान लो ये ऐसे गेम खेल रहे हो, ठीक है, इसमें ये जालीदार लगा होता है ना, ये इसे बोलते हैं नेट। बताओ अभी जल्दी से, बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आने दो, जल्दी जल्दी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बैडमिंटन जो है बिल्कुल सही। चेस में क्या होगा, चेस में कहाँ नेट लगेगा, चेस में तो ऐसे ऐसे डिब्बे बने होते हैं। कबड्डी में 7 बंदे इधर 7 बंदे इधर। कबड्डी में क्वेश्चन पूछते हैं भाई कि कितने प्लेयर होते हैं ईच टीम में, तो 7 प्लेयर्स ईच टीम, ठीक है, हर एक टीम में 7 बंदे होते हैं। खो खो में तो ऐसे पोल्स लगे होते हैं 2, इधर उधर भागते हैं, इनमें से भाग भाग के, ठीक है, ये होता है। तो बैडमिंटन वाले भाई बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया बोला गया है, इंडिया नहीं है, याद रखें, इंडिया नहीं, एशिया की बात की गई है, तो एशिया की बताइए सबसे लंबी, ठीक है। तो मेकोंग जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जिसकी लगभग इतनी हाइट है, लेंथ है, सॉरी, ठीक है। लगभग अप्रोक्सीमेटली बोलने का क्या मतलब है कि थोड़ी बहुत ही पॉइंट्स में, मीटर्स में आगे पीछे हो सकती है। क्लियर। तो ये जो है ये कहाँ बहती है, म्यांमार से बहती है, म्यांमार से बहती है, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा, एक और नाम, जैसे कि मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था ना माउंटेन वाला कि हाईएस्ट कौन सा है, तो वैसे ही एक नाम और याद रखिएगा, येलो रिवर करके, येलो रिवर करके, ठीक है। येलो रिवर ये बहती है कहाँ पे, चाइना में बहती है। ये 5000 प्लस है इसकी, कुछ 5100 200 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अगर येलो रिवर मेंशन होगा तो ऑप्शन नंबर येलो रिवर वाले के साथ हम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेकोंग के साथ हम जाएंगे, जो म्यांमार से बहती है और उसकी लेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली इतनी है, ठीक है। फिर इसके सिवा एक और दूसरी ये जो है ना सालवेन करके, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये तिब्बत प्लेट्यू से बहती है। कौन से तिब्बत प्लेट्यू से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट। दी वर्ड जंप बॉल इज, वर्ल्ड नहीं आएगा यहाँ पे, वर्ड आएगा सिर्फ, ठीक है, एल मिटा दीजिए, सॉरी क्या हो रहा भाई, हाँ सिर्फ वर्ड लिखिए, ठीक है। इन्होंने पूछा कि जंप बॉल जो है, ये शब्द जो है इनमें से किस खेल से संबंधित है, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, किसमें जंप जो है वो जंप बॉल जिसका उपयोग होता है, ठीक है। बास्केटबॉल में क्या होता है भाई, यहाँ पे बास्केट बना होता है, ठीक है, जंप करके यहाँ पे बॉल डालते हैं। अब आप कहोगे कि सर किक भी जंप करके लगाते हैं, बाईसाइकिल किक बोलते हैं इसको, ठीक है। वॉलीबॉल में आप कहेंगे सर सर्विस जो है सर्विस देते हैं जंप करके। बट सुनिए, बास्केटबॉल में क्या होता है, जब टॉस होता है ना, ठीक है, जब टॉस होता है 2 प्लेयर खड़े होते हैं, एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है, ठीक है। ये बीच में रेफरी होता है, इधर कहीं खड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो रेफरी क्या करता है, बॉल को, बास्केटबॉल को ऊपर हवा में उछालता है, ठीक है, ऊपर हवा में उछालेगा, जिस टर्म को हम क्या बोलते हैं, जंप बॉल बोलते हैं, ठीक है। इसी टर्म को बोलते हैं हम जंप बॉल। फिर जब ये बॉल नीचे गिरती है, 3 डिप्स लेती है, 3 टप्पे खाती है, तो उसके बाद जो है वो गेम स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो भाई मैं जीके जीएस पढ़ा रहा हूँ, जीके जीएस ही पढ़िएगा, मेरे से ड्राइंग मत सीखिएगा, ठीक है। ये मेरी ड्राइंग जो है ये मत सीखिएगा, इसको साइड रहने देते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन मेरे भाइयों आप सभी के सामने है। हु कैन इंक्रीज, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, डेफिनेटली सभी बच्चे आंसर्स दे पाएंगे इसका, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा। हु कैन इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, कौन है भाई जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, थ्रू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान, हेल्प स्ट्रेंथन, ठीक है, ताकत होने में, मजबूत होने में, मोराल उठाने में, मोराल होता है ऐसे कॉन्फिडेंस होता है ना यार, डाउन हो जाता है, सामने बड़े बड़े प्लेयर हैं यार, ये सभी नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, हम स्टेट लेवल के हैं, इनके सामने क्या खेलेंगे। बट नहीं, वहाँ पे वो इंसान क्या करता है, बोलता तुम किसी से कम नहीं हो, ये बात याद रखो, तुम भी, ये जो नेशनल लेवल के हैं ये भी इन्हीं में से निकल के गए हैं, तुम इनको टक्कर दे सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे मोराल बढ़ाएगा। फिर आगे बोला कि एक्ट एज अ फ्रेंड, अगर मान लो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, फिर वो दोस्त की तरह तुम्हारे कंधे पे हाथ रखेगा, बोलेगा कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं होता, नहीं हुई तो नेक्स्ट मैच में फोड़ लेंगे इनको, उसमें क्या है, ठीक है। और साथ में समझाएगा भी, काउंसलर, काउंसलर होता है जो अच्छे से गाइड करते हैं, समझाते हैं, फिर वो आपकी गेम खत्म होने के बाद आपको समझाएगा मेरे भाई कि तूने जो है वो यहाँ पे गलती की, तूने यहाँ पे गलती की, इस चीज़ को सुधारो,
तो ये सभी काम जो है ये कौन करता है? बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, बाजिद, बिलाल, चेमजोंग, बिल्कुल सही। तो कोच जो है एक गेम का या एक टीम का जो होता है, कोच जो होता है वो ये सारे काम करता है, ट्रेनिंग भी देता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, स्ट्रेंथ करता है, मोरल अप करता है, काउंसलर होता है और एज अ फ्रेंड भी जो है हमारे साथ ट्रीट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। तो आज की क्लास के जो क्वेश्चंस थे, आज की क्लास के क्वेश्चंस हो चुके हैं। किसी भाई का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो मन में, जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम जो अपनी क्लास ख़त्म करेंगे, ठीक है। फिर कल से फिर मिलेंगे इसी क्लास में, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ, कुछ सॉरी इन्हीं के साथ नहीं मिलेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे डेफिनेटली, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे, मदद करेंगे, आपको मार्क्स ला के देंगे, आपको यूनिफॉर्म तक पहुंचाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए, आई होप किसी भाई का कोई डाउट नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल वगैरह जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो दीजिए इजाज़त मेरे भाइयों, साथ में रिव्यू जो है मेरे भाई सभी ज़रूर दे दें और वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दीजिए, करिएगा गलती से। तो मिलते हैं कल फिर से नई क्लास में। बहुत मज़ा आया है क्लास पढ़ने में सर, बस 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 यही तो मज़ा है भाई, यही तो चीज़ चाहिए, मज़ा आना चाहिए, मज़ा भी लो, साथ साथ में सीखो भी, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, लव फ्रॉम दार्जिलिंग। दार्जिलिंग अच्छी जगह है, नाइस प्लेस, आएंगे कभी घूमने, ठीक है। तो चलो मेरे भाइयों, मज़ा भी करो, साथ साथ में पढ़ो भी, मेहनत भी करो, तभी आपको जो है वो सफलता मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी, आपके सपने पूरे होंगे। तो हमारी तरफ से जितना हो सकेगा जीके जीएस हम पढ़वाएंगे आपसे, ठीक है, वहाँ तक पहुँचाएंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा पोर्शन बचते हैं उनमें भी थोड़ी मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट सभी दोस्तों को। तो मिलते हैं कल फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाइयों जय हिंद, जय भारत। बिलाल थैंक यू सो मच, ठीक है, ओके फिर मेरे भाई, गुड नाइट सभी दोस्तों को, जय हिंद, जय भारत।